सुप्रभातम बच्चों। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं द्वंद्व समास। चलिए बच्चों, द्वंद्व समास की क्लास शुरू करते हैं। आपको हम लगातार समास की क्लास ले रहे हैं, तो आज की क्लास हमारी द्वंद्व समास की रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। चलिए आज का टॉपिक डालेंगे सभी, द्वंद्व समास। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक आप डालें द्वंद्व समास, बार बार क्लास को देखिए और समझें। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, सबसे पहले मैं परिभाषा के रूप में आपको दो लाइन लिखाऊंगा यहाँ पर। ऐसे मानिए, चलो सूत्र समझ लीजिए उनको, उन सूत्रों के आधार पर ही हम द्वंद्व समास क्या है वो आपको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आप नोट करेंगे, लिखेंगे उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा एक और लिखेंगे आप, चार्थे द्वंद्व। देखिए दो यहां पर हमने आपको सूत्र लिखे हैं, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय पद में जहां पर प्रधानता प्रतीत होती है, मतलब क्या हुआ, उभय पद की जहां पर प्रधानता होती है। उभय पद का मतलब होता है बच्चों दोनों पद की जहां प्रधानता होती है, जहां पर उत्तर पद भी प्रधान होगा और पूर्व पद भी प्रधान होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी समास में मैंने कहा कि भाई पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में मैंने कहा कि भाई अन्य पद प्रधान होता है, किसी में कहा कि उत्तर पद प्रधान होता है। जबकि इस समास में उभय पद यानी उभय का मतलब होता है बच्चों दोनों पदार्थ, यानी दोनों जो पद हैं हमारे, पहला वाला और बाद वाला, ये दोनों ही प्रधान होते हैं, ये दोनों ही मुख्य होते हैं। किस समास में? द्वंद्व समास में। इसके अलावा और क्या है इसमें खास बात, चार्थे द्वंद्वः। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, यानी इसमें हर पद के बाद में च जोड़ा जाता है। च का मतलब होता है बच्चों और, यानी इसमें च की बहुलता रहती है, च इसमें जोड़ा जाता है। जैसे हमने कहा माता और पिता, अब देखो इसमें च आ गया। अब च का मतलब हिंदी में होता है और, हमने संस्कृत में जोड़ा च, माता च पिता च, तो इसका बनेगा माता पितरौ या पितरौ। इस तरह से हमारा समास वाला शब्द बनता है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप कितने भी शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राम और मोहन और श्याम, अब देखो सब में हमने और जोड़ा है, तो इसी तरह संस्कृत में जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम जोड़ेंगे उसमें च, यानी च शब्द का हमें प्रयोग करना है। इसलिए लिखा है चार्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसके अलावा जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। अब मान लो प्रश्न आ जाता है कि उभय पदार्थ प्रधानो कह समासः, उभय पदार्थ प्रधान वाला समास कौन सा होता है, या पूछ लिया चार्थे कौन सा समास होता है, च के अर्थ में कौन सा समास होता है, उभय पद किस में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इस तरह से आपको समझना है। अब लिख सकते हैं, मैं इसको हिंदी में थोड़ा लिखवा देता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। लिखें आप, जब सामासिक, ये बार बार पद आ चुका है, सामासिक पद के, जिसका हम समास करते हैं ना, उस शब्द को हम सामासिक शब्द कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। जब सामासिक पद के विग्रह कार्य में, लिखें विग्रह कार्य में, ठीक है ना, च पद या च शब्द, च शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां द्वंद्व समास किया जाता है या द्वंद्व समास माना जाता है। वहां द्वंद्व समास माना जाता है। इस तरह से आप हिंदी में लिख लेंगे, जब सामासिक पद के विग्रह कार्य में च शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास माना जाता है। बच्चों कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास माना जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया कि भाई च के अर्थ में होगा, च आएगा बार बार, जैसे हमने लिखा माता च
पिता च, माता च पिता च। अब इसका बनता है, देखो माता पितरौ भी बनता है, माता पितरौ ऐसा भी हम लिखते हैं, और इसके अलावा पितरौ भी लिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ये भेद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि च का प्रयोग इसमें होता है, माता च पिता च। जितने पद होंगे उसके आधार पर हम च लगाएंगे, इसमें हर पद के साथ च इसमें जोड़ा जाएगा, और इस तरीका से हम इसका समास वाला शब्द बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका जो मतलब एक फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर है, मतलब इसका क्या सिद्धांत है, किस तरह से ये हमारा समास होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि च का अर्थ रहेगा, बार बार इसमें च आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें उभय पद प्रदान होंगे, दोनों पद प्रदान होंगे, जैसे राम और मोहन और श्याम, राम च मोहन च श्याम च। इस तरह से जितने पद हैं उसके आधार पर हम इसका मतलब पूरा पद बनाते हैं, उसमें विभक्ति आदि वचन आदि करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद में हम इसके भेदों के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन कौन से भेद हैं, फिर हम एक एक भेद को आपको बताएंगे, कौन कौन से मोस्ट उदाहरण हैं एग्जाम में, कौन कौन से आ चुके हैं और कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबको मैं इंक्लूड करके आपको यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए इतना नोट करिए, फटाफट आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसके भेदों के बारे में। तो यहां पर हम टॉपिक डाल लेंगे भेदाहा। देखिए, अब इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। इसके 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से बच्चों। कितने भेद होते हैं? 3। तो यहां पर देखिए, नंबर 1 यहां पर डालेंगे आप, इतरेतर द्वंद्व समासः। एक तो ये हो गया बच्चों इतरेतर द्वंद्व समासः। नंबर 2 लिखेंगे यहां पर समाहार द्वंद्व समासः, ठीक है। ये आपका दूसरा भेद हो जाता है, समाहार द्वंद्व समासः। और तीसरा हमारा भेद होगा इसमें एक शेष द्वंद्व समासः, ठीक है। देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, ये 3 हमारे भेद हो जाते हैं बच्चों। यदि आपको इस तरह का कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो आप कर सकते हैं आराम से। यदि आता है कि भाई द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः इसके 3 भेद माने जाते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। अब तीनों को हम अलग अलग बताएंगे आपको, क्या होता है, इनकी क्या परिभाषा है, उदाहरण किस तरह के आते हैं, कैसे इनमें विग्रह हम करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो नंबर 1 पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इतरेतर द्वंद्व को, तो हम यहां से ही आपको बता देते हैं, अलग से टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, हम यहां से चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, इतरेतर को हम चल रहे हैं, तो यहां पर देखिए इतर और इतर 2 शब्द हैं, इतर इतर। अब इतर और इतर को यहां पर जब हम गुण संधि करेंगे तो बनेगा हमारा इतरेतर, इतरेतर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इतर और इतर 2 शब्द आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, क्या परिभाषा इसकी हो सकती है, आप लिख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। लिखो, जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त सभी पद अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त सभी पद अलग अलग, यहां पर अलग अलग लिखना है, अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं, तो वहां पर हम इतरेतर द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। मतलब वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। समझ गए बात को? कहने का मतलब है जितने भी पद होंगे उन सब की अलग अलग प्रधानता होगी। जैसे 2 पद हैं तो दोनों की अलग अलग प्रधानता है, इतर इतर दोनों की अलग अलग, इतर यानी अलग होता है, तो अलग अलग प्रधानता वहां पर होगी। 3 पद हैं तो तीनों की अलग अलग प्रधानता होगी। अभी उदाहरणों से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। एक तो ये आपको क्लियर हो गया सब।
जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त सभी पद अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं तो वहां पर इतर इतर द्वंद्व समास होता है। एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें च यानी विग्रह में पदों के अनुसार लिख लो, बोलिए यहां पर विग्रह में पदों के अनुसार, विग्रह में पदों के अनुसार द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पूरा लिख लेंगे, विग्रह में पदों के अनुसार द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो पद हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, दो से ज्यादा हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ये हम पदों के आधार पर देखेंगे कि जो हम उदाहरण ले रहे हैं उसमें कितने पद हैं, उस हिसाब से हम वचन करेंगे कि द्विवचन करना है कि बहुवचन करना है। उदाहरण बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात और आप नोट कर लें, इसमें च शब्द का प्रयोग किया जाता है। च शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, च शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई च शब्द का प्रयोग इसमें होता ही है। चार थे द्वंद्व होता है तो निश्चित रूप से च तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, प्रत्येक पद के बाद में आपको च लगाना है। प्रत्येक पद के साथ में आपको च शब्द जोड़ना है। प्रत्येक पद के साथ आप नोट कर सकते हैं, प्रत्येक पद के साथ च शब्द जोड़ना है। ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे च शब्द कहां जुड़ेगा? प्रत्येक पद के साथ जुड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि रामः च लखनः च, ठीक है, दोनों पदों के साथ में हमने च जोड़ दिया। अब कितने पद हैं उसके आधार पर वचन करेंगे। अब दो पद हैं तो द्विवचन होगा, ठीक है, द्विवचन, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो से ज्यादा पद होते तो निश्चित है कि वहां पर बहुवचन होता। ऐसे आप यहां पर वचन का निर्धारण करते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। यहां पर हमने आपको भेद बता दिए, इतर इतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व, एक शेष, इतर इतर क्या होता है इसकी परिभाषा के रूप में मैंने आपको समझा दिया। अब आप आराम से समझिए कि भाई इतर इतर द्वंद्व समास क्या होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसके जितने भी उदाहरण होंगे बच्चों, वो विशेष रूप से आपको प्रायः प्रथम विभक्ति के अंदर ही मिलेंगे अधिकतर, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में ही आपको मोस्टली सारे उदाहरण मिलेंगे, ठीक। अब उसमें वचन तो द्विवचन या बहुवचन मिलेगा, निश्चित है। तो इतना नोट करो, इसको मिटाते हैं, उसके बाद में आगे उदाहरणों की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हम उदाहरण की तरफ चल रहे हैं। उदाहरण आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। तो नंबर एक उदाहरण आप नोट करेंगे। देखिए, वही सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है माता चे पिता चे। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, पेपर में पहले आ चुका है ये उदाहरण। तो हमने सारे उदाहरणों को यहां पर इंक्लूड किया है जो पहले आ चुके हैं और अब आ सकते हैं, जो हमारे हिसाब से मोस्ट हैं, उन सबको यहां पर हमने रखा है। तो माता चे पिता चे। अब देखिए, यहां पर एक पद ये है, एक पद हमारा ये है। जब आप समास बनाओगे तो इन दोनों पदों को हम मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। तो माता और पिता। अब यहां पर द्विवचन है, मतलब दो पद हो गए बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। कितने पद हैं यहां पर? दो पद हैं। तो दो पद हैं तो हम यहां पर द्विवचन में इस पद को लिखेंगे। जब हम पूरा पद बनाएंगे दोनों को जोड़ करके, जैसे माता और पिता को हम जोड़ेंगे, ठीक है, एक पद बनेगा हमारा। उस समय जो हमारा पद बनेगा नया, वो द्विवचन में लिखा जाएगा। अब द्विवचन जो हमारा रूप रहेगा वो किसका रूप चलेगा? माता का चलेगा कि पिता का चलेगा? बाद वाले का चलाना है आपको। तो यहां पर बाद में क्या है? पिता। तो पिता का रूप आपको आना चाहिए। तो पिता पितरौ पितरः, तो पितरौ तो बनेगा माता पितरौ। क्या बनेगा? माता पितरौ। ऐसे माता पितरौ, ठीक है। जब आप आगे एक शेष पढ़ोगे तो एक शेष में आपका केवल एक शेष रह जाएगा पिता, तो वहां पर पितरौ रूप भी बनता है। पितरौ, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। पितरौ यहां लिख रहा हूं मैं, इसमें पितरौ। ऐसे पितरौ भी आपका रूप बनेगा, एक शेष में बनेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको ये वाला भेद बढ़ाएंगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पितरौ कैसे बनता है। तो अभी आप समझ गए कि माता चे पिता चे बराबर बनेगा माता पितरौ, और विकल्प में बनेगा पितरौ। दोनों आपके सही हैं, दोनों आपके बन सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे अब चलो आगे, दूसरा उदाहरण, हरि च हरः च। देखिए, हरि है और हरे है।
अब यहां पर हरि और हर, अब यहां पर इसका रूप चलाना है, दो पद हैं तो द्विवचन में आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर बन जाएगा आपका हरि हरऊ। देखो कितना आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हरि हरऊ, हरि और हर, तो बनेगा हरि हरऊ। बना के नहीं बना? देखिए ऐसे आगे चलिए, और भी उदाहरण आपको हम बता देते हैं। अब एक ऐसा उदाहरण बताते हैं जिसमें 3 पद हों, यानी बहुवचन वाला, आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे रामः च, ठीक है। इसके अलावा भारत है च और लक्ष्मणः च। देखिए यहां पर हमारे 3 पद हो गए बच्चों, राम, भरत और लक्ष्मण। प्रत्येक पद के बाद में हमने च का प्रयोग किया। अब यहां पर द्विवचन नहीं है, अब यहां पर ये बहुवचन है, तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप, देखिए इस तरह से, राम, भरत, लक्ष्मणः, ऐसे ये आप इस तरीका से प्रयोग करेंगे बहुवचन का। अब हमने लक्ष्मण शब्द को बहुवचन में लिखना होगा, प्रथमा विभक्ति है लेकिन उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे राम का रूप चलाते हैं, राम है रामौ रामाः, ऐसे ही लक्ष्मणः लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः, इस तरीका से आपका रूप चलेगा। आगे देखिए कुछ एक उदाहरण और हम देखते हैं। एक उदाहरण जैसे कि पार्वती, पार्वती च परमेश्वरः च, ठीक है। पार्वती च परमेश्वर च। अब देखो परमेश्वर का रूप चलाएंगे हम, परमेश्वरौ, तो हम लिखते क्या है? पार्वती परमेश्वरौ, ऐसे पार्वती परमेश्वरौ, ऐसे हम बनाते हैं। ये आपने शब्द देखा होगा, पार्वती परमेश्वरौ, इस तरीका से आप बना सकते हैं। एक उदाहरण है आपका जैसे कि सीता च, सीता च रमा च। देखो सीता और रमा 2 शब्द हो गए हमारे, तो यहां पर रमा का रूप चलेगा, रमा रमे, तो यहां बनेगा आपका सीता रमे। तो इस तरह से सीता रमे बन जाता है बच्चों। अब यहां पर आगे हम आपको और भी उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन इतना आप यदि समझ जाते हैं तो कोई भी उदाहरण आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तरीका सबका एक ही है। आप इसमें कोई भी उदाहरण और जोड़ सकते हैं, जैसे कि कंदम च मूलम च फलम च, तो कंद मूल फलानी ऐसा बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना नोट करो आप, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए, तो इस तरह से बच्चों हमारा इतर इतर द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाता है, यानी एक भेद हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। एक भेद तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 2 पर। दूसरा हमारा है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है समूह, ठीक है ना, समूह, यानी समूह के अर्थ में होता है ये, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पर मैं इसको पहले तो लिख देता हूं कि भाई है क्या ये। पहले इसको एक परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद, सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान होकर के भी, अलग अलग प्रदान होकर के भी किसी समूह की स्थिति प्रकट करते हैं, किसी समूह की स्थिति प्रकट करते हैं, तो वहां समाहार द्वंद्व समास होता है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात है इसके विग्रह में, विग्रह में समाहार है, पद जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो मुख्य बातें हैं वो सारी की सारी यहां पर आ चुकी हैं। सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान होकर के भी, हमने कहा कि वे अलग अलग प्रधानता होती है, अलग अलग प्रधान होकर के भी यहां पर किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं। अलग अलग तो होंगे, अलग अलग प्रधान भी होंगे, लेकिन एक समूह की स्थिति प्रकट करेंगे वो, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वहां पर हम समाहार द्वंद्व समास उसे हम कहते हैं। विग्रह में हम समाहार ऐसा पद जोड़ेंगे और इसका जो प्रयोग होगा, जो समस्त पद बनेगा, वो नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है मोस्टली, ऐसा आपको ध्यान में रखना है।
तो ये इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। अब इसके उदाहरणों को हम समझेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह के उदाहरण बनते हैं। तो इतना लिखिए आप, उसके बाद में उदाहरण बताते हैं। चलिए नोट करिए। अब देखिए बच्चों, इसके उदाहरण समझते हैं हम, ठीक है। उदाहरण किस तरह के इसमें होते हैं और कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं। देखिए पहला उदाहरण इसमें आप लिखेंगे जो प्रसिद्ध है, कई बार आ चुका है, पाणी च पादौ च। अब देखो यहां पर पाणी और पाद, पाणी ठीक है हाथ है और पादौ यानी पैर, ठीक है। तो यहां पर अब बहुवचन का प्रयोग होगा हमारा, एषाम समाहार है, ठीक है ऐसे। तो यहां पर देखिए इसको हम पूरा करते हैं समाहार पद जोड़ करके, तो एषाम समाहार है, ठीक है। पाणी और पाद यानी हाथ और पैर, इनका एक समूह, इनका एक समूह, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे, पाणी इधर से आएगा, इधर से पाद आएगा, तो हम इसको बनाएंगे, जब बनेगा पाणी पादम, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये नपुंसकलिंग एक वचन में इसका प्रयोग होता है, ठीक। तो यहां पर आप लिख लेंगे पाणी पादम, इस तरह से हमारा इसमें पद बनता है पाणी पादम। ये हमारा एक उदाहरण हो जाता है। पाणी च पादौ च एषाम समाहार है, पाणी पादम बन जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण और इसमें पूछा जाता है, रथिकाश्च, जो रथिक लोग हैं, रथिक, ठीक है ना, रथिकाश्च और अश्वारोहश्च, अश्वारोहाश्च, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च। अब देखिए दो पद अलग अलग हो गए। अब इसमें हम किस तरह से लिखेंगे, ये भी बहुवचन का है, तो इसमें हम जोड़ेंगे एषाम समाहार पद जोड़ेंगे। हमने कहा कि भाई समाहार पद जोड़ना है, तो इसमें क्या बनेगा, रथिका, तो यूं की तो आ जाएगा रथिकाश्वारोहम। इसमें बनेगा आपका रथिकाश्वारोहम, इस तरह से रथिकाश्वारोहम, यानी रथिका, रथिका हो गया, रथिका अश्वारोहम, अश्वारोहम, अश्वारोहा, तो रथिकाश्वारोहम, इस तरह से इसमें हमारा उदाहरण बनेगा, ठीक है ना। अब एक उदाहरण और आप इसमें नोट कर सकते हैं, जो आता है कई बार पूछा जाता है, जैसे वाक चे, त्वक चे। अब दो हैं ये, तो अनयो, अनयो आएगा यहां पर, अनयो समाहार है। अब देखिए दो चीज है ना, एक तो वाक वाणी और एक त्वक यानी त्वचा, वाणी और त्वचा, इन दोनों का समाहार। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा वाक त्वचम, ऐसे वाक त्वचम, इस तरह से हमारा पद बनेगा, ठीक है। इसमें एक और आता है, वो आता है छत्रम च उपान उपानह च। मैं यहां लिख रहा हूं इधर, छत्रम च उपानह उपानह च, एनयो एषाम, अनयो आएगा इनका, अनयोः समाहार है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक हो गया यहां से यहां तक। छत्रम च उपानह च अनयो समाहार है। छत्र यानी छाता होता है, उपानह यानी जूते, छाता और जूतों का समाहार, ठीक है ना, समूह। तो उसको कैसे बनाएंगे हम, तो इधर से छत्र आएगा, इधर से उपानह आएगा, उपानहम, तो बनेगा आपका छत्रोपानहम, ऐसे छत्रोपानहम। इस तरह से हमारा उदाहरण इसमें बन जाता है। तो यहां पर हमने मोस्टली 4 उदाहरण आपको बता दिए, जो मोस्ट हैं, जो बार बार आते हैं, आ चुके हैं, वो उदाहरण आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। पाणी च पादौ च येषां समाहारा, पाणी पादम, रथिकाश्वारोहम, वाकत्वचम, छत्रोपाहनम, ठीक है, छत्रोपानहम। इस तरह के उदाहरण इसमें आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। अब इनको देखोगे, बार बार सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार देखते हैं तो हो सकता है आपको कठिन भी लग सकते हैं, समझ में नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जब एक आध बार आप सुन लोगे, देख लोगे और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए उदाहरणों को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे 2-3 बार पढ़ोगे तो, ठीक। अब देखिए इसके अलावा एक हमारा भेद और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक। चलिए आगे लिखते हैं। अब चलिए बच्चों, यहां पर हमारा तीसरा और अंतिम भेद है एक शेष। एक शेष द्वंद्व समास है, ठीक है। एक शेष द्वंद्व समास, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक शेष बचता है। हमारे जितने भी पद होंगे उनमें से एक शेष रह जाता है, ठीक है ना। देखिए इसको लिख लीजिए आप, इसकी परिभाषा के रूप में हम लिखा देते हैं।
जब किसी समास विग्रह में, जब किसी समास विग्रह में, समास विग्रह में तो अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है, परंतु समास करते समय केवल एक पद शेष रहता है, तो उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जब किसी समास विग्रह में तो अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो वहां पर आपको कई पद दिखाई देंगे, ठीक है ना, मतलब 2 से ज्यादा पद आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे आप समास बनाओगे, समास करोगे, तो वहां पर केवल एक पद हमारा शेष रह जाएगा, एक पद हमारा बच जाएगा। उसी समास का नाम है एक शेष द्वंद्व समास। कैसे, अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। जैसे रामः च रामः च, जैसे अब देखिए यहां पर रामः च 2 पद है हमारे पास, तो यहां पर हमने कहा कि एक पद शेष रह जाएगा, उसके बाद में विभक्ति लगा देंगे। आप कितने पद हैं उसके आधार पर हम विभक्ति लगा देंगे, विभक्ति से ही हमारा बोध हो जाएगा कि कितने पद हैं राम के। तो यहां पर राम 2 हैं, तो इनमें से हमने एक राम ले लिया, एक शेष बच गया हमारा। अब 2 राम है तो द्विवचन बना देंगे, राम है रामऊ, ऐसे। अब रामऊ कहने से हमें पता चल जाएगा कि 2 राम की बात चल रही है। हमने कहा कि बालकः एक बालक है, हमने कहा कि बालकौ 2 बालक की बात चल रही है, हमने कहा बालकाः, तो समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे बालकों की बात चल रही है। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो उसका भी यही मतलब होता है। रामः रामहु रामाः, एक वचन में रामः, द्विवचन में रामऊ, रामाः बहुवचन में होता है, ठीक है। तो यहां पर एक शेष रह जाता है हमारा। तो इस तरह का यदि कोई उदाहरण आएगा तो रामः च बराबर रामऊ, तो समझ जाना एक शेष द्वंद्व समास है। यदि केवल द्वंद्व समास लिखोगे तो भी चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन के आधार पर है कि भाई एक शेष द्वंद्व नाम नहीं है तो द्वंद्व समास नाम होगा, और ये नाम मिलेगा तो ये आपको करना है। इसी तरह आपको जैसे कि रमा लिखना है, रमा चे, और फिर एक रमा और लिख देते हैं, रमा चे। देखो 3 हमने लिख दिए, रमा रमा रमा, रमा चे। अब 3 पद हमारे हो गए। अब जब हम समास करेंगे तो इनमें से केवल एक बचेगा हमारा, और विभक्ति, ठीक है ना, जो हम वचन लगाएंगे, विभक्ति का वचन, जब हम वचन का प्रयोग करेंगे तो कितने पद हैं उसके आधार पर वचन का प्रयोग हम करते हैं। अब 3 पद हैं तो आपको निश्चित समझ में आ गया होगा कि बहुवचन का प्रयोग होगा। अब रमा का रूप आना चाहिए, रमा रमे रमाहा, तो यहां बन जाएगा रमाहा, ऐसे रमाहा, ठीक है। इसी तरह यहां पर हम लिखेंगे माता च पिता च। ऐसे उदाहरणों में आपको जब भी ऐसा उदाहरण मिलेगा तो इसमें पुल्लिंग वाला जो रूप होगा, यानी पुल्लिंग जो शब्द होगा वो शेष रहता है, ठीक है ना, पुल्लिंग शेष रहता है। तो यहां पर पिता शेष रहेगा तो पिता का रूप बनेगा पितरऊ, और फिर हम इसमें द्विवचन लगा देंगे तो पितरऊ बन जाएगा। तो पितरऊ कहने से हमें पता चल जाएगा कि माता पिता दोनों की बात चल रही है, ठीक है ना। हमने इससे पहले और बताया था आपको, माता पितरऊ ऐसा लिख करके बताया था, ठीक है ना। हमने कहा कि भाई आपको आगे हम समझेंगे पितरऊ कैसे बनता है। तो इस तरह से बनता है, इनमें एक शेष रह जाता है, ऐसे। अब जैसे हमने कहा कि भाई छात्रा च छात्र च। अब देखो छात्र है और छात्र, छात्रा भी है और छात्र है, ऐसी स्थिति में हमने कहा कि भाई पुल्लिंग वाला जो शब्द होगा वो शेष रहता है। तो छात्र शेष रहेगा तो इसका द्विवचन बना देंगे, छात्रऊ, राम की तरह बनेगा छात्रऊ। अब छात्रऊ कहने से दोनों ही आ जाएंगे, छात्र और छात्रा दोनों ही बोले जाएंगे छात्रऊ कहने से, ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ और नियम होते हैं, जैसे हमने कहा कि भ्राता च स्वसा च। देखो स्वसा यानी बहन होता है, भ्राता यानी भाई होता है। जब भाई और बहन की बात आएगी तो इसमें से भाई शेष रहता है, भाई, तो क्या बनेगा भ्रातरऊ। तो भ्राता का रूप चलेंगे भ्राता भ्रातरऊ, तो भ्रातरऊ ऐसा रूप बन जाएगा आपका। ऐसे ही आपका चटका और चटक है, ठीक है। एक उदाहरण यहां लिख रहा हूं मैं, चटका च चटकः च। देखिए एक उदाहरण है ये, चटका और चटक है। चटका यानी चिड़िया और चटका यानी चिड़ा, ठीक है। अब दोनों का जो समूह रहेगा वो, उसको हम समास बनाएंगे एक शेष कर करके, तो हम क्या बनाएंगे, इसको शेष रखेंगे चटक को, चिड़ा को।
तो यहां पर हम बनाएंगे चटकऊ, चटकऊ, इस तरीका से हमारा ये शब्द बनेगा। ऐसे और भी बना सकते हैं बहुत सारे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे हम बना लेंगे मूलम च मूलम च मूलम च, तो बनेंगे इसका मूलानी। फलम च फलम च फलम च, तो फल का आप एक शेष बना लेंगे, फल को एक शेष कर लेंगे, उसके बाद में 3 है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो फलम फले फलानी, तो बन जाएगा फलानी। अब आ गया कि फलानी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। रामों में कौन समास है, द्वंद्व समास है। रामाह में कौन सा है, द्वंद्व समास है। रमे में कौन सा है, द्वंद्व है। छात्रों में द्वंद्व है। भ्रातरों में द्वंद्व है। इस तरह से हमारे द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो इस समास में हमने द्वंद्व समास के भेदों के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई अच्छे से। इसके अलावा इसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं वो आपको बताया, एक एक उदाहरण को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये पूरा समास समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बच्चों। केवल समास आपके आता नहीं, इसलिए उसको बताने का कोई फायदा भी नहीं है। आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, चैनल पर हमने वैसे बता रखा है, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी हमारा कंटेंट हो सकता है, और भी सामग्री आपके बोर्ड के पेपर के हिसाब से हो सकती है, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो भी उसमें आपका मैटर दे रखा है उसके आधार पे मैं आपको डेली एक एक टॉपिक बताऊंगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।